नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारतीय बाजार या विदेशी बाजार, आपके पास कहां है निवेश के मौके अपार। देसी यानी हमारे म्यूचुअल फंड और ग्लोबल फंड के हालिया प्रदर्शन के लिहाज से आपको कहां पर निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ग्लोबली और घरेलू जो आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं बाजार के इस माहौल में। भारतीय बाजार में खास तौर पर कहां पर निवेश के मौके भी हैं, ये भी समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दें। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और मॉर्निंग स्टार में मैनेज पोर्टफोलियो के डायरेक्टर धवल कपाड़िया हमारे साथ हैं। मोहित और धवल, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का मनी गुरु के आज के इस स्पेशल एपिसोड में। तो अगर हम अभी फिलहाल इंडियन मार्केट की बात करें, धवल कैसे लग रहे हैं आपको? बिकॉज ऑल इन ऑल हमने देखा बाजार ने ऑल टाइम हाई छुआ है। करेक्शन के फेज भी आते हैं डेफिनेटली बीच में, पर फिलहाल अभी अब तक का परफॉर्मेंस, स्पेशली जब हम कोविड के बाद के दौर की अब बात कर रहे हैं, जब हम उबर गए हैं उस पैंडेमिक से, इंडियन मार्केट्स कैसे मौके लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है पिछले करीब एक साल में। तो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। जैसे हम इंडियन मार्केट्स करीबन 4 to 5% पॉजिटिव में है। वो नंबर जो रिटर्न है लगता है कि काफी कम है, लेकिन आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जैसे यूएस इक्विटी मार्केट जिसमें हम S&P 500 जो उनकी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है उसको ट्रैक करेंगे तो वो करीबन पिछले एक साल में 15% से नीचे है। सो 15% का वहां पे करेक्शन आया है। जो टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स वहां पे है नैस्डैक इंडेक्स, वो करीबन 27 से 28% नीचे है। दूसरे ग्लोबल मार्केट्स भी काफी नीचे है पिछले एक साल में। तो एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। और उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट्स में जो वैल्यूएशंस है वो कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर है। मतलब जो डिफरेंस है वैल्यूएशंस में इंडियन मार्केट्स के ग्लोबल मार्केट से थोड़े इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव लग रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये सिचुएशन है अभी मार्केट्स की। मोहित, जैसा प्रदर्शन से भी नजर आता है हमारे बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में, वहीं ग्लोबल मार्केट्स में हम एक नेगेटिव टेरिटरी में हमने पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखा है। कौन से मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिससे कि हम एक कहते हैं ना कि एक तूफान सा जब एक उठता है तो भारतीय जो बाजार हैं उसमें एक रे ऑफ होप की तरह इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रे ऑफ होप भारत के लिए अभी नजर आ रहे हैं, और क्या वजह है कि ग्लोबली जो बाजार हैं पिछले एक साल में उतना अच्छा आउट परफॉर्म एज कंपेयर टू भारतीय बाजार नहीं कर पाए? जी स्वाति, तो अगर अभी हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हम, और जो कि हमने हमारे लिए लक्ष्य भी रखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है भारत को। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत में काफी ऐसे मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं। जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके चलते भी काफी सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में शिफ्ट हुआ है। अभी हमने न्यूज में सुना कि हो सकता है कि आईफोन की फैक्ट्री भी वहां से शिफ्ट होकर इंडिया में आ जाए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया को मिल सकता है, भारत को मिल सकता है। और ग्लोबली जो कोविड का इम्पैक्ट था स्वाति, जो कोविड के कारण स्लो डाउन आया, वो यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में काफी ज्यादा अग्रेसिव था। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का वॉर आ गया इस साल, तो उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एनर्जी प्राइसेस में, क्रूड के प्राइसेस में, जो ऑयल की लगातार बढ़ती दरें हैं, उसका जो इम्पैक्ट है गैस प्राइसेस पर यूरोपियन मार्केट में खास तौर से वो बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। तो वहां पर जो गैस की दरें हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं, जो इन्फ्लेशन की दर है वो बहुत हाई हो गई है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में। और ये एक बड़ी वजह है कि इन मार्केट्स में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, बिकॉज वहां पर कंजम्पशन का स्लो डाउन है, क्योंकि जितनी आमदनी थी लोगों की, वो आमदनी पूरी तरह से एनर्जी में और उस तरह के खर्चों में, इलेक्ट्रिसिटी में, गैसेस में वहां पर जा रही है। तो वहां का जो सेविंग्स रेट है, जो कंजम्पशन रेट है, वो डिक्लाइन हो रहा है और वहां की इकोनॉमीज को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका इतना बड़ा असर नहीं आया है। देखिए, क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। भारत भी एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट रन कर रहा है, पर भारतीय मार्केट में
जो कोविड के रिलेटेड स्लो डाउन था वो भी इतना तेज नहीं था जितना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में था, और उसके बाद का जो रिकवरी फेज आया है वो उतना ही तेज आया है। बिकॉज अगर आप देखें तो जो डेप्थ है मार्केट का वो काफी बड़ा है यहाँ पर, और नई नई कंपनियां रोज आ रही हैं यहाँ पर, लिस्ट हो रही हैं। और जो एक ओवरऑल बुलिशनेस बोलते हैं स्वाति, जो कि एक कंजम्पशन का बुलिशनेस कह लीजिए, आप बाजारों में खरीदारी देख लीजिए जिस तरह से लौटी है, प्री कोविड एरा को भी हम क्रॉस कर गए हैं। ट्रैवल देख लीजिए आप, जितने भी बड़े इंडिकेटर्स होते हैं मैक्रो, सभी पर अगर आप नजर डालेंगे तो इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है ऑन द अंडरलाइंग बेसिस। तो यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कायम है, बरकरार है, और ग्लोबली हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा है, चाहे वो एमएससीआई वर्ल्ड हो, चाहे वो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हो। एमएससीआई वर्ल्ड जो है वो 23 डेवलप्ड नेशंस का इंडेक्स है, और वो भी लास्ट एक साल में 5% नेगेटिव है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जो है वो 24 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज का इंडेक्स, और वो भी नेगेटिव है। और विश्व के जितने भी बड़े बाजार है, जैसा धवल ने भी अभी बताया, नैस्डैक खास तौर से जो कि टेक हैवी इंडेक्स है, वो कुछ करीब 28-29% नीचे है एक साल में, और भारतीय बाजार एक साल में आपको कुछ 12% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो ये जो एक डाइवर्जेंस है वो काफी अच्छी है, और इकोनॉमी की जो मूलभूत जिसे मैं बोलता हूँ जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उभर कर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज की बाइंग भी वापस आई है इकोनॉमी, और ये सारे ही सूचक बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो मुझे लगता है हम वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं स्वाति, जहां से शायद हमारी इकोनॉमी का टेक ऑफ पूरी तरह से हो रहा है। ओके धवल, हम जब ग्लोबल बाजार की बात करें, यूएस तो प्रीडोमिनेंटली हम चर्चा में ला ही रहे हैं, पर बाकी जो एशियाई बाजार हैं या यूरोप के बाजार है, वहां पर आपको लगता है कि जब यूएस में मानिए अगर हम एक रिसेशन के एक संकेत देखते हैं, तो एट द सेम टाइम ग्लोबल बाजारों में बाकी जो बाजार हैं वहां पर कुछ मौके तलाशे जा सकते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? बिल्कुल, जैसे क्योंकि ये काफी सारे, जैसे हमने कहा, यूरोप में, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स, पर्टिकुलरली चाइना में भी काफी करेक्शन आया है। चाइना तो मतलब करीबन अभी 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक साल में भी करीबन 18 से 20% नीचे है। ओवरऑल 30 से 40% नीचे है अपने पीक लेवल से। तो यूरोपियन मार्केट्स भी पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंडिया का परफॉर्मेंस और ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उसमें डाइवर्जेंस है, उससे दोनों में फर्क है। क्योंकि वो मार्केट्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब नीचे आए हैं, और इंडियन मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में अभी भी है, क्लोज टू ऑल टाइम हाइज है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों में काफी अंतर आया है। तो एक तो वैल्यूएशन की बात रही। दूसरा जो आप देखेंगे, काफी लोग सोचते हैं कि यूरोप या दूसरे मार्केट्स जो है, डेवलप मार्केट्स है, वो उनकी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, स्लो ग्रोथ रहेगी इकोनॉमी में। लेकिन आप वहाँ की कंपनीज देखेंगे तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे वोक्सवैगन हुए या फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम है, शेल वगैरह जो यूरोप में लिस्टेड है। ये कंपनीज जो है उनका जो मार्केट है या जहां से वो रेवेन्यू उनको जनरेट होता है वो वर्ल्ड वाइड जनरेट होता है। तो इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया वगैरह दूसरे मार्केट से भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज है, और इनकी जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में थोड़ी नीचे है, क्योंकि जैसे हमने कहा सेंटिमेंट नेगेटिव है वहां पे, फिलहाल के लिए ग्रोथ थोड़ी स्लो है वहां पे। तो लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हमें लगता है कि यूरोपियन मार्केट्स है जैसे यूके, जर्मनी, वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, चाइना में भी काफी करेक्शन आया है। तो चाइनीज स्टॉक्स, ऑफ कोर्स वहाँ के रिस्क फैक्टर्स भी हम समझते हैं कि जो रेगुलेशंस वगैरह थोड़े अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसको भी कंसिडर करके भी वहाँ की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। उनके प्राइसेस जो शेयर प्राइसेस है वो काफी नीचे घट गए हैं। तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं कहूंगा कि यूएस, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स में देयर आर पॉकेट्स, जो कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं हम। ओके मोहित, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही है, इंक्लूडिंग आवर ओन इकोनॉमी। लेकिन हर एक कंट्री का जो ब्याज दर और जो महंगाई दर का जो दायरा है, जो बीच की जो गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि किस रियल रेट पर हैं हम।
जिसमें भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है एज कंपेयर टू यूएस हो गया, जो कि एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। रूस ने अभी अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यूरोपीय मार्केट में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, मतलब 1.5% के इंटरेस्ट रेट पर है वो, और उनकी इन्फ्लेशन 10% पर है। तो कितना बड़ा अभी उनका गैप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। इस लिहाज से भी अगर हम निवेश के मौके तलाशें भारत में, भारतीय बाजार में, वहां पर कहां पर आपको सबसे ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं? जी स्वाति, ये आपने काफी ठीक बोला कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो ग्लोबली जितने बड़े देश है वहां पर फिलहाल नेगेटिव चल रही है, बिकॉज वहां पर इन्फ्लेशन की जो दर है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। तो अगर आप यूएस मार्केट को ही लीजिए तो वहां पर जो फेड फंड्स रेट है वो 3.75 से 4% है अभी। और अगर आप इन्फ्लेशन की दर देखें तो वहां पर 8% के ऊपर है। तो वो एक बहुत बड़ा रियल नेगेटिव रेट कैरी कर रहे हैं, कुछ 4% के आसपास। उसी तरह यूरोप में नेगेटिव रेट है। भारतीय मार्केट को अगर आप देखें तो अगर अभी आप का रेपो रेट हाइक हुआ है 35 पैसे से, तो यहाँ पर जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्वाति, वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, कुछ हद तक पॉजिटिव टेरिटरी में भी जा रही है। या फिर आप देख लीजिए कि अगर आपका जो एक साल की आपकी जो इन्फ्लेशन की दर है वो फिलहाल 6.5 से 7.5% के बीच में चल रही है, और उसी को देखते हुए अगर आप रियल रेट देखें तो भारतीय मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैटिश है या फिर हल्का सा नेगेटिव रह गया है। तो यहाँ पर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है स्वाति, ऐसे में वो धीरे धीरे कर कर अब निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहें, जो कि 3 साल के, 5 साल के या 7 साल उससे लंबी अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वहां पर अगर आप देखें तो जो यील्ड्स हैं उन पोर्टफोलियोज में वो बढ़कर अभी 7.5% उसके ऊपर चली गई है। तो अगर आप उस अवधि के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रियल कैरी मिल रहा है, यानी कि वो इन्फ्लेशन की दर को बीट कर पा रहे हैं। और किसी भी निवेश का सबसे बड़ा लक्ष्य या सबसे बड़ा आधार वही होता है, डेट निवेश का, खास करके, कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप अगर इक्विटी मार्केट के रिटर्न देखें तो वो भी इन्फ्लेशन को काफी अच्छी तरीके से बीट कर रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से भारतीय बाजार में। तो मुझे लगता है कि जो ये पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न है भारतीय बाजार में, ये भारतीय बाजार को और मजबूती दे रहा है। और मुझे लगता है ये थोड़ा आने वाले समय में 3 से 6 महीने में ये पॉजिटिव रियल रेट जो है ये और ज्यादा बढ़नी चाहिए इनफैक्ट। और इन निवेशकों के लिए काफी अच्छा साइन है, काफी अच्छा सूचक है कि ये जो रेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न डेट में भी आने लगेगा। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर धवल, रुपी का डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर की मजबूती से हमने देखा, मतलब इनफैक्ट सिर्फ 2022 में ही, करंट ईयर में ही डॉलर के मुकाबले 7% तक तो रुपए की गिरावट हमने देखी है। पर यहाँ पर भी एक शायद शाइनिंग लाइन ये है कि एज कंपेयर टू अदर करेंसी रुपए में उतनी गिरावट डॉलर के मुकाबले नहीं आई है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, और जब हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फॉरेन फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बाट करते हैं, कितना बड़ा फैक्टर है ये, और किसी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये कैसे इफेक्ट कर सकता है, जो लोग अभी फॉरेन फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं या विदेशी बाजार में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, टू बी प्रिसाइज? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी फैक्टर है, या बहुत जरूरी पॉइंट है जब हम दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना सोचे। तभी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, जो पिछले 10 साल का आप रिटर्न्स देखेंगे तो यूएस इक्विटी मार्केट्स डॉलर रिटर्न्स जो है यूएस इक्विटी मार्केट में करीबन 11 से 12% रहे हैं पिछले 10 साल में। तो एनुअलाइज रिटर्न जो, या CAGR या एनुअलाइज रिटर्न हम जो बोले, करीबन 12% के आसपास रहा है। लेकिन अब यही रुपी रिटर्न्स देखें इनके, के जैसे इंडियन इन्वेस्टर ने अपने समझ लीजिए 10 साल पहले S&P 500 या यूएस इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो आपके रुपी रिटर्न्स जो है करीबन 16 से 17% है। तो कम से कम हर साल आपको 4 से 5% का एडिशनल रिटर्न मिला है। और वो रिटर्न इसलिए मिला है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। करीबन 10 साल पहले रुपी वर्सेस डॉलर की जो रेट थी वो करीबन 55 रुपीज टू $1 के आसपास की रेट थी, और आज की तारीख में हमें पता है कि अराउंड 82 रुपीज टू $1 चल रहा है अभी। तो जो डेप्रिसिएशन हुआ है उससे 4 से 5% का बेनिफिट हुआ है
इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स या यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करने से। तो ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है। मैं मानता हूं कि आपको पोर्टफोलियो आपका ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने का ये एक मेन रीजन, एक जरूरी रीजन भी है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम रुपी, जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन, अभी तो फिलहाल इन्फ्लेशन यूएस और दूसरे डेवलप कंट्रीज में इंडिया से ज्यादा है, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप देखेंगे अगले 5-10 साल के पीरियड में, तो इंडिया में इन्फ्लेशन यूएस और दूसरे डेवलप कंट्री से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से करेंसी जो है ओवर टाइम डिप्रिशिएट अपनी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, 3 से 4% हर साल में। इस साल थोड़ी ज्यादा डिप्रिशिएट हुई क्योंकि यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ काफी रही है, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए तो करीबन आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से 2 से 4% का बेनिफिट रुपी डिप्रिसिएशन के हिसाब से आपको मिल सकता है ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो मैं मानता हूँ वो एक बहुत जरूरी कारण या रीजन है कि आपको आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बिल्कुल मोहित, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि अभी इनफैक्ट जो ग्लोबल निवेशक करना चाहते हैं उनके लिए क्या बातों को, क्या प्रोज, कौन से जो डाउन फैक्टर्स उनको ध्यान में रखने की जरूरत है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और जैसा धवल बता रहे हैं कुछ एक्सपोजर रखें, तो कितना एक्सपोजर पोर्टफोलियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? जी स्वाति देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ग्लोबल फंड्स होने ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ये फंड्स, बिकॉज इनका लिंकेज भारतीय मार्केट से नहीं होता। और आप अगर वैसे सोचें तो यूएस मार्केट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आज टोटल वर्ल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 95 से 96 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का है, उसमें से 60% यूएस मार्केट का हिस्सा है। तो अगर आप इतने बड़े मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वर्ल्ड की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के जोखिम जो होते हैं स्वाति, वो थोड़े अलग होते हैं। निवेशकों को समझने की जरूरत है कि ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल फंड्स के जो जोखिम होंगे, जो अंडरलाइंग रिस्क होंगे, वो थोड़े अलग होते हैं। तो वहां पर आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है। आपको जानना है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि आप अगर एक नैस्डैक इंडेक्स फंड या कोई भी ग्लोबल इंडेक्स फंड ले लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपको थोड़ी आसानी से एंट्री मिल जाए इन मार्केट्स में। दूसरा, जैसा कि धवल ने बोला, करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिस्टोरिकली लास्ट 30-40 साल का ट्रेंड देखेंगे तो भारतीय करेंसी यूएस डॉलर के सामने 3.5 से 4% के लिहाज से डेप्रिशिएट हुई है हर साल। तो ये पॉजिटिव रिटर्न ऐड करता है आपके पोर्टफोलियो में। बट निवेशकों को जानने की जरूरत है कि अगर रुपया मजबूत होता है, जो कि बीच में कभी कभी होता भी है 1-2 साल के पीरियड में, तो वहां पर आपको रुपए का नेगेटिव रिटर्न भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना। किसी भी इंटरनेशनल निवेश का जो एंड लक्ष्य होना चाहिए स्वाति, वो करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। वो वहां का अंडरलाइंग इंडेक्स होगा, वहां के अंडरलाइंग मार्केट का परफॉर्मेंस होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज मार्केट मजबूत होंगे, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में फिर से तेजी आएगी, या फिर टेक स्टॉक्स फिर से भागेंगे, तो आप नैस्डैक में, यूएस मार्केट्स में, या फिर चाइनीज फंड में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम टाइम फ्रेम स्वाति कम से कम 5 साल का होना बहुत ही आवश्यक है। और पोर्टफोलियो में एट बेस्ट 10 से 15% का एलोकेशन, उससे ज्यादा एलोकेशन अनलेस आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल गोल है उस तरह का, तभी रखिए। अदरवाइज 10 से 15% काफी हो गया। और मिनिमम 5 साल का टाइम होराइजन बहुत जरूरी है। जल्द शुरुआत से होगी मुनाफे की बरसात। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करते हैं, उतना जल्दी आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करने की शुरुआत करता है। और इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। म्यूचुअल फंड गाइड में हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, मॉर्निंग स्टार में मैनेज पोर्टफोलियो के डायरेक्टर धवल कपाड़िया से हम कर रहे हैं खास चर्चा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, काफी ज्यादा इस पर चर्चा हुई है हर बार धवल, पर कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे समझना चाहेंगे। कैसे काम करता है और क्यों जल्दी शुरुआत से आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इक्विटी भी, ये जो इक्विटी मार्केट है, ये भी इसका इतिहास भी गवाह है कि जितना लंबे टाइम तक आप रहे हैं बाजार में, आपका मुनाफा कई गुना बढ़ा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे फायदा पहुंचाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो फेमस साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप सोच लीजिए
इतना ज्यादा उन्होंने महत्व दिया था इस बात को। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा इसमें कि कैसे उससे फर्क पड़ता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। समझ लीजिए आप 25 साल की उम्र में आप 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और आप 20 साल के लिए वो एसआईपी आप कंटिन्यू रखते हैं, सिर्फ 1,000 रुपए की आप एसआईपी करते हैं और समझ लीजिए आपको जो रिटर्न मिल रहा है 12% ईयर ऑन ईयर रिटर्न, आपको एनुअलाइज रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है। तो ये जो 1,000 की एसआईपी है उसकी वैल्यू 20 साल के बाद करीबन 10 लाख रुपए के आसपास होगी। तो आपने 2.5 लाख के आसपास 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाएगी। और समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर जो है वो 25 साल की उम्र की जगह पे सोचे 35 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और वो देरी से स्टार्ट करता है, तो वो सोच रहा है कि मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूं कि एसआईपी बढ़ा के इन्वेस्ट करूं, तो 1,000 की जगह पे वो 4,000 की एसआईपी स्टार्ट करता है और वो 10 साल जो 45 ईयर्स की एज है तब तक उसकी जो वैल्यू है और 12% रिटर्न अज्यूम करके भी उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख से कम होगी, करीबन 9,30,000 के आसपास होगी। तो आप 4% ज्यादा आपने एसआईपी का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपकी करीबन 5 लाख से थोड़ी कम होगी, 4,80,000 के आसपास होगी। लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि आपने कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है एज कम्पेयर टू जो 25 साल की उम्र में किसी ने स्टार्ट की है एसआईपी, क्योंकि आपका टाइम पीरियड कम था, तो आपकी जो एंड वैल्यू है वो जो लंबे समय के लिए जिसने एसआईपी चालू रखी है या कंटिन्यू रखी है, उससे आपकी जो एंड वैल्यू है वो कम आएगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो वही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना आप लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना होल्ड करेंगे, जैसे भी कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, राइट। सो एसआईपी का जो मेन महत्व है कि आप जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे उतने चांसेस ज्यादा आपके बढ़ेंगे हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफी ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट आपने बोला यहाँ पर धवल, हमारा जो हम एग्जाम्पल दिखा रहे थे वो गोल अमाउंट के हिसाब से दिखा रहे थे, आपने भी बताया। एक होता है कि कितने लंबे टाइम तक आप बाजार में रहे, एक ये भी है कि आप कितना जल्दी और कितना लंबे समय तक बाजार में रहे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम समझ पा रहे हैं कि रिटायरमेंट तक 10 करोड़ चाहिए, 25 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत करते हैं और 15,000 की एसआईपी आपको लगेगी 12% के लिहाज से 35 साल में 10 करोड़ बनाने में। वही 30 साल में अगर आप इसको थोड़ा और आगे पुश करेंगे तो आपको 28,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी 10 करोड़ बनाने के लिए 60 साल की उम्र तक। वही 40 साल और आगे आप थोड़ा सा 40 साल की उम्र तक करते हैं तो 1 लाख की एसआईपी लगेगी आपको अपने रिटायरमेंट तक 10 करोड़ बनाने में। तो ये डिफरेंस है। बहुत वेरी क्विकली मोहित आपसे जानूंगी, एसआईपी की तो बात हो गई, पर सिर्फ एसआईपी करने से काम नहीं चलता, एसआईपी को स्टेप अप भी करना पड़ता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये कैसे मुमकिन है? जी स्वाति, जैसा कि आपने पहले बताया, जैसा कहा जाता है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि आपका जो आगाज है वही डिटरमिन करता है कि आपका अंजाम क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने एसआईपी का एग्जाम्पल दिया, वहीं एक स्टेप अप एसआईपी होता है। जिस तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ साइकिल में आगे जाते हैं, आप अपनी एसआईपी को 10% से या जो भी अमाउंट से आप निर्धारित करें उससे बढ़ाते जाइए। उसे एक स्थिर एसआईपी मत करिए कि मुझे 15,000 ही करना है या 30,000 ही करना है। आप अगर एक छोटा एसआईपी भी करते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए का, पर उसे आप हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं, तो वो जो गोल आपका था, मान लीजिए 15 साल की अवधि के लिए आप ये एसआईपी करते हैं और आप इस पे 11% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो आपका गोल जो था 60 साल की उम्र में, वो आप यहाँ पर कुछ 45 से 46 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएंगे। पर अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं अपनी एसआईपी को, हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं, तो आप इस रकम को दुगना कर सकते हैं। जो आप जिसे आप इकट्ठा करेंगे तो वही रकम बढ़कर आपकी 87 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो जो स्टेप अप एसआईपी होता है वो दिखने में, सोचने में, समझने में बहुत आसान है।
आपको एक छोटी मात्रा में अपनी जो जमा पूंजी है उसे धीरे-धीरे बढ़ाना है और एक फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं चलना है। आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना है कि हर साल मैं अपनी इंक्रीमेंट्स को एसआईपी में डालूँगा और उसे बढ़ाता रहूँगा। तो ये एक जादुई चमत्कार के रूप में काम करती है आपके पोर्टफोलियो में और यहाँ पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट और भी ज्यादा देखने को 10% मिलता का स्टेप अप, बिल्कुल। कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो वैसे भी आप जस्ट शुरुआत से कर सकते हैं, उसको अगर आप स्टेप अप भी कर लें हर साल 10% से 15% से जितना आप कर सकते हैं, तो उसका मैजिक और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बात रही पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित आपका और धवल आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।